गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है टॉय इंडस्ट्री इन इंडिया। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक केस स्टडी आई है सक्सेस स्टोरी ऑफ मेड इन इंडिया टॉयज से रिलेटेड, जो कि DPIIT ने रिलीज़ की है, जिसमें ये देखा गया है कि 2014-15 के मुकाबले 2022-23 में 239% जो है वो राइज देखने को मिला है इंडिया के टॉय एक्सपोर्ट्स का। तो हमें इम्पोर्ट्स में भी डिक्लाइन देखने को मिला है, लगभग हाफ का। तो अगर हम देखें इंडिया की टॉय इंडस्ट्री, तो एशिया के इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जो हैं वो जॉब क्रिएशन के लिए एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। टॉय मैन्युफैक्चरिंग लेकिन जो है इंडिया में फ्रेगमेंटेड रही है और स्टैग्नेंट रही है, इनवर्ड ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से। जब LPG रिफॉर्म्स आए तो जो है टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जो है न्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो शिफ्ट हुई। लेकिन 2015-16 तक भी अगर हम देखें तो टॉय वर्थ जो है 1688 करोड़ रुपीज़ के आसपास जो है वो एक्सपोर्ट होते थे एंड प्रोड्यूस होते थे, और लगभग 35,000 वर्कर्स उसमें एम्प्लॉयड थे। 2000 से लेकर 2016 के बीच में आउटपुट जो है वो कम रही, नेगेटिव प्रोडक्टिविटी रही, इंपोर्ट्स लगभग 3 गुना बढ़ते रहे। लेकिन जब PM मोदी ने अगस्त 2020 में अपनी मन की बात एड्रेस में ये कहा कि हम इंडिया को ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, तब से जो लेकर अब देखें तो हम हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 812 करोड़ से बढ़कर 1237 करोड़ रुपए हो गया, और इंपोर्ट जो है डिक्लाइन होकर लगभग 1/3 रह गए। ठीक है, तो चैलेंजेस जो हैं अभी भी हैं, लेकिन कि हम ये नेट एक्सपोर्ट्स को कैसे सस्टेन करेंगे। अभी एक बार तो अचीव कर लिया है, लेकिन इसको सस्टेन कैसे करेंगे फ्यूचर में, और कम कैसे करेंगे हम इसको, अपना एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएंगे और इंपोर्ट को कैसे कम करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज़ लेकर आई है गवर्नमेंट। DGFT जो है वो सैम्पल टेस्टिंग करती है हर इम्पोर्ट्स कंसाइनमेंट की, ताकि जो है सब स्टैंडर्ड टॉयज़ को इम्पोर्ट को रोका जा सके। नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लाए गए हैं कई। फिर स्फूर्ति स्कीम भी है जिसके अंदर 19 टॉय क्लस्टर्स बनाए गए हैं। इंडियन टॉय फेयर लगाना, टॉय कैथॉन जो है वो ऑर्गेनाइज करना, ये सब गवर्नमेंट करती आ रही है। अब ये केस स्टडी अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही कंड्यूसिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाकर दिया है इंडियन टॉय इंडस्ट्री को। सिर्फ 6 साल के अंदर ही जो है डबल हो चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टॉय के इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया जो है वो एक हमारा टॉप एक्सपोर्टिंग नेशन की तरह इमर्ज होकर आया है, और ग्लोबल टॉय वैल्यू चेन में भी इंटीग्रेट हो चुका है। अब वे फॉरवर्ड ये है कि और एफर्ट्स लगाओ गवर्नमेंट के साथ मिलकर। ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस करो, ई-कॉमर्स के को एम्ब्रेस करो, और पार्टनरशिप्स और एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करो, एंड एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एलोकेशन ऑफ सिंबल्स टू अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने न्यू रेगुलेशंस जो है इंट्रोड्यूस किए हैं सिंबल्स एलोकेट करने के लिए रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अब कहा जा रहा है कि जब भी वो अप्लाई करते हैं तो उनको ऑडिटेड अकाउंट्स पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के जो है वो सबमिट करने होंगे। एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स पिछले 2 इलेक्शंस की जो है वो देनी होंगी, और सिग्नेचर देना होगा ऑथोराइज पार्टी ऑफिशियल का जब भी वो सिंबल की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ये है कि कॉमन सिंबल्स दिए जाते हैं रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो कि अंडरटेकिंग देती हैं कि वो एटलीस्ट 5% टोटल कैंडिडेट्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में उतारेंगी। तो गवर्नमेंट EC ने जो है 2014 में जो है कुछ डायरेक्शंस दी थी, और उसको फॉलो करते हुए कॉमन सिंबल जो है वो इशू किया जाता था। लेकिन अब जो है ये इनको जो है इन रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को अबव मेंशन डिटेल्स जो है वो सेपरेटली देने की बजाय एप्लीकेशन के साथ ही जो है कॉमन सिंबल के एप्लीकेशन के साथ ही जो है वो देनी पड़ेंगी। तो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, अगर उसके बारे में हम देखें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ देखना पड़ेगा पहले तो, कि आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को अथॉरिटी देता है रजिस्टर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो है पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर होती हैं। और ये पार्टीज़ जो होती हैं वो न्यू हो सकती हैं, न्यू रजिस्टर्ड वन हो सकती हैं, या फिर वो पार्टीज़ हो सकती हैं जिनको सफिशेंट वोट नहीं मिला स्टेट या नेशनल लेवल पर, या फिर जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इलेक्शन में जब से उनके रजिस्ट्रेशन हुई है। तो ये पार्टीज़ जो होती हैं इनको सारे बेनिफिट्स तो नहीं मिलते जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ को मिलते हैं। ठीक है, अब इनको सिंबल्स कैसे एलोकेट किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ऑफ कोर्स इलेक्शन सिंबल्स अलॉटमेंट और
रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर के अंदर ये सिंबल्स देता है। सिंबल्स जो है वो रिजर्व्ड हो सकते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए रिजर्व होते हैं, फ्री होते हैं। ईसी जो है वो लिस्ट जो है वो पार्टीज़ और उनके सिंबल्स की लिस्ट जो है वो टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं गजट ऑफ इंडिया में। और जो अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ होती हैं वो फ्री और नॉन एक्सक्लूसिव सिंबल्स में से कोई सिंबल चूज़ कर सकती हैं। तो जनरली 10 सिंबल्स उनको दिए जाते हैं, जिसमें से वो अपनी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताती हैं कि उनको कौन सा सिंबल पसंद है। और अगर कोई स्प्लिट होता है किसी रिकॉग्नाइज पार्टी में, तो जनरली कमीशन जो है वो जो है कहता है कि जो अपने डिफरेंसेस को इंटरनली आप जो है वो अब रिजॉल्व कर लो, और अगर आप नहीं मान रहे हो तो कोर्ट को अप्रोच करो। बट जनरली जो डिसीजन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो बाइंडिंग होता है सब राइवल फैक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्राफीन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स ने रिसेंटली वर्ल्ड का फर्स्ट फंक्शनल सेमीकंडक्टर बनाया है ग्राफीन से। ग्राफीन एक 1 एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स से बनता है हेक्सागोनल शेप में, और ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट है। पहली बार इसको 2004 में आइसोलेट किया गया था। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये वर्ल्ड का थिनेस्ट मटेरियल है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन स्टील और डायमंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, परफेक्टली लगभग ट्रांसपेरेंट होता है, और 2% ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है सिर्फ। और अगर इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखें तो ये स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल। और हर तरह के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मल फॉइल्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन बैटरीज भी जो है, सुपर कैपेसिटर्स में भी जो एनर्जी स्टोरेज का इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल है। और एज़ कम्पेयर टू जो आपकी लिथियम आयन बैटरीज, इसमें ज़्यादा एनर्जी भी स्टोर हो सकती है और ज़्यादा इसको जल्दी से फास्टली चार्ज भी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फोटो कैटलिस्ट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइसर भोपाल ने एक न्यू फोटो कैटलिस्ट जो है वो बनाया है, यूसी पॉप AU, जो कि एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो फोटो कैटलिस्ट वो मटेरियल होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं जब उनको लाइट में एक्सपोज किया जाता है। बेसिकली अगर इनको इल्यूमिनेट किया जाए तो ये कैटलिस्ट का काम करते हैं और जो है केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव फोटो कैटालिटिक कैपेबिलिटी दिखाता है। अगर हम देखें तो 2 तरह के होते हैं फोटो कैटालिटिक जो है फोटो कैटालिसिस। तो होमोजेनस, जिसमें कि सेमीकंडक्टर और रिएक्टेंट दोनों ही सेम फेज के होते हैं, गैस या सॉलिड या लिक्विड। हेट्रोजेनस में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर और रिएक्टेंट जो है वो डिफरेंट फेजेस के हो सकते हैं, एक हो सकता है गैस या एक सकता है सॉलिड एट्सेट्रा। तो इनका कहाँ पर यूज़ आता है? एयर या वाटर प्योरीफिकेशन में, सेल्फ क्लीनिंग सर्विसेज में, सोलर एनर्जी कन्वर्जन में, इन सब एरियाज़ में इसका यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं NHPC लिमिटेड। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो NHPC ने 4000 करोड़ का जो है वो पैक्ट साइन किया है कुप्पा पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए, छोटा उदयपुर गुजरात में। तो ये NHPC आपको पता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, और 1975 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्री में जो है वो डेवलप की जा सके। ये इसका मैंडेट है कि प्लान, प्रमोट, ऑर्गेनाइज करना पावर डेवलपमेंट हर तरह से। फरीदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पर इसका फोकस रहता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को भी जो है वो बेचता है ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स के थ्रू। और बिजनेस ऑपरेशंस जो है इसके विंड और टाइडल वेव प्रोजेक्ट्स की तरफ भी जो है वो मूव हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साउथ कोरियाज़ वर्केशन वीज़ा। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साउथ कोरिया जो है एक न्यू फॉर्म ऑफ वीज़ा लेकर आया है फॉरनर्स के लिए, जहाँ पर जो है फॉरनर्स वर्किंग हॉलीडे या वर्केशन कर सकते हैं। मतलब डिजिटल नोमैड वीज़ा है ये। फॉरेन नेशनल्स जिनकी इनकम, एनुअल इनकम जो है साउथ कोरिया के पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम से डबल है, वो वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं, एक तरह से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या रिमोट वर्क कर सकते हैं। उनको मेडिकल इंश्योरेंस कराना कंपलसरी होगा, 1 साल के लिए वीज़ा वैलिड होगा, और इसको 2 साल तक मैक्सिमम जो है वो रिन्यू किया जा सकता है। वहाँ जाकर वो कोई कंपनी उनको हायर नहीं करेगी, वो सिर्फ एक तरह से रिमोट वर्क करने वहाँ पर जा रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रेरणा प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी ने प्रेरणा एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है,
जो कि मीनिंगफुल, यूनिक और इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस देगा सारे पार्टिसिपेंट्स को। हम जो है इसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम और फिलॉसफी ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं। वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा क्लास 9th और क्लास से लेकर क्लास 12th के बच्चों के बीच में। 20 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उनको करिकुलम सिखाया जाएगा, जो कि आईआईटी गांधीनगर जो है वो बना रहा है। और इसमें डे वाइज प्रोग्राम्स होंगे जिसमें योगा, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन सेशंस होंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, थीमेटिक सेशंस, ये सब जो है वो कराया जाएगा। स्टूडेंट्स जो है वो पोर्टल के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर स्कूल में भी जो है या ब्लॉक लेवल पर डेजिग्नेटेड प्रेरणा उत्सव डे बनाए जाएंगे जिसके थ्रू सिलेक्शंस की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कई चटनी। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिमलीपाल कई चटनी जो है, जो कि रेड वीवर आंट से बनती है, उसको जीआई टैग मिला है। सिमलीपाल कई चटनी जो है वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है ट्राइबल्स द्वारा, जिसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो रेड वीवर आंट से चटनी बनती है, ठीक है। और इसमें वैल्यूएबल प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम है, जिंक है, और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। ये मेडिसिनल ऑयल बनाने के भी काम आती है। सो अगर हम रेड वीवर आंट्स के बारे में देखें तो ये इंडिजिनस है मयूरभंज में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये ट्रीज़ जैसे मैंगो, साल, जाम्बू या जैक फ्रूट में आपको देखने को मिलेंगे। 3 कैटेगरी के ये मेंबर्स होते हैं, वर्कर्स, मेजर वर्कर्स और क्वींस। फैमिली, इक्वाई फैमिलीज जो है 3 कैटेगरी ऑफ मेंबर्स में रहती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन। इन्वायरमेंट के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है उन्होंने 3 नॉमिनेशन सबमिट किए हैं इंडिया के वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन के लिए, इंदौर से, भोपाल से और उदयपुर से। ठीक है, तो ये वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन रामसर कन्वेंशन के अंदर COP12 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसमें उन सिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है जो एक्सेप्शनल स्टेप्स ले रही हैं अपने अर्बन वेटलैंड्स को सेफगार्ड करने के लिए, अर्बन और पेरी अर्बन इन्वायरमेंट्स में। तो ये नेचुरल या ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हो सकते हैं, और सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हों जहाँ पर लोकल पॉपुलेशन को। तो 43 सिटीज़ अभी तक 17 कंट्रीज से सिलेक्ट हो चुकी हैं इस वेटलैंड सिटीज़ प्रोग्राम में। तो अगर हम देखें, इंदौर में सिरपुर लेक है, भोपाल में भोज वेटलैंड है, उदयपुर में तो 5 मेजर वेटलैंड्स हैं, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is toy industry in India. This topic is important for your economy section. So according to a recent case study, success story of Made in India toys, we have witnessed, of course, this success story has been released by DPIIT, and it has shown that there has been a rise of 239% in India's toy exports as compared to 2014 and 2015 period. If we look at the evolution of India's toy industry, then Asia's most industrialized nations, Japan, China, and Vietnam, they have promoted toy exports for job creation. So, toy manufacturing in India remained stagnant for a very long period of time, and it remained stagnant, fragmented. And after the introduction of LPG reforms, some form of organization occurred in toy manufacturing sector. So, in 2015-2016 period, we were having about 15,000 enterprises. They were producing toys worth 1688 crore rupees, and between the years of 2000 and 2016, industry output was half in real terms, and we were witnessing negative productivity. Okay, so as a result, imports were more than 3 times as much as exports. But when PM Modi, during his Mann Ki Baat address in August 2020, expressed his desire that we should establish India as a global toy manufacturing hub, thus things started to change. So if we look at the data between 2018-19 and 2021-22 period, exports have increased from 812 crore rupees to 1237 crore rupees, and imports have declined by almost almost 1/3 only. Okay, so we are having net exports currently, which would be difficult to sustain for a long period of time. So how this success story has been made possible? Government has made several interventions like Make in India initiative, National Action Plan for Toys, DGFT mandated sample testing of each import consignment so as to curb the import of substandard toys. Non-tariff barriers were introduced. Sfurti program, under this program 19 toy clusters were identified. Indian Toy Fair 2021 Toy Cathon were organized. So central government basically enabled more conducive manufacturing ecosystem for the toy industry. So India has emerged as a top exporting nation also due to country's integration into the global value chain also. So the way forward is that we need more collaborative efforts between the toy industry and the government. Okay.
like advancements in technology, embracing e-commerce, investing in brand building, encouraging more partnerships and exports, etc. So the next topic is allocation of symbols to unrecognized parties. This topic is important for your polity section. So Election Commission of India has introduced new regulations for allocating symbols to registered unrecognized political parties. Now these parties, while they are submitting their application for symbol, they have to submit audited accounts from the last 3 financial years, expenditure statements from the last 2 elections, and the signature of the authorized party official along with this application. So currently the practice is that these recognized registered unrecognized political parties have to give an undertaking that they would put up at least 5% of total candidates with respect to legislative assembly election of a state when they are provided with this common symbols. So to ensure transparency, Election Commission had in 2014 given certain directions if to these RUPPs if they wanted to avail certain a common symbol. So these RUPPs were giving these details separately earlier, but now these details have been made part of the application for common symbol format only. Okay, so if we look at the registration of political parties, then under Article 324, EC is the authority to register them under Section 29A of the RPA Act. So these parties include those who are newly registered, those which haven't gained sufficient votes, or those who have never participated in elections. So such parties do not enjoy all the benefits, of course, which are given to recognized parties. But if we look at the allocation of election symbols, EC is responsible for the same under the election symbols reservation and allotment order of 1968. Symbols can either be reserved, which means that they are exclusive for a recognized political party, or free. EC publishes the list EC publishes lists specifying the parties and their symbols through a notification in the Gazette of India. And unrecognized registered parties can choose from free and non-exclusive symbols. So unregistered parties are given 10 symbols in order of their preference. They have to give their preference, of course. And out of this list, free symbols are notified by the Commission. So para 15 of symbols order also say that in case of a split of a recognized political party, rival factions, in case of split, can decide on the claim, and the decision, of course, of the Election Commission is binding and registered for splits in registered but unrecognized political parties. EC usually advises them to resolve the differences internally or approach the court. So the next topic is graphene. This topic is important for your science and tech section. So researchers have recently created the world's first functional semiconductor made from graphene. So graphene is a one atom thick layer of carbon atoms arranged in a hexagonal lattice, and it is the building block of graphite. It was first isolated in 2004, and it is the world's thinnest material. So it is very strong, stronger than steel and diamond also. So it is an excellent conductor of heat and electricity, and it is almost perfectly transparent. Okay, so it has a very strong mechanical strength, and it is a great material for making heat spreading solutions also. So it means that it is useful in both microelectronics and thermal foils, okay, to make also LED lighting. So it can also be used as energy storage. It In fact, it is much better than lithium ion batteries, and it can store more energy and also can charge faster. Okay, so the next topic is photocatalyst. This topic is important for your science and tech section. So researchers at IISER Bhopal have developed a new photocatalyst called UC-POP AU, which can absorb the entire spectrum of light. So photocatalysts are those materials which can change the rate of a chemical reaction upon exposure to light. So basically, once they are illuminated, they start acting as catalyst, and they can participate in chemical reactions. So titanium dioxide is the most effective photocatalyst, and there are they can be categorized into two types. Homogeneous photocatalysts are basically those which have in which both the semiconductor and reactant are of the same phase, that is solid, gas, or liquid. Heterogeneous are those in which they have different phases. So these photocatalysts can have applications like in air and water purification, self-cleaning surfaces, and also in some aspects of solar energy conversion. So the next topic is NHPC Limited. This topic is important for your economy section. So NHPC has made a pact with
made a pact with Kupa pumped hydro storage project at Chota Udaipur area in Gujarat to invest 4,000 crore rupees in this project. So NHPC is a public sector enterprise under Ministry of Power. It was incorporated in the year 1975 with the objective of developing hydroelectric power in the country. So it is mandated to plan, promote, and organize an integrated and efficient development of power in all aspects. It is headquartered in Faridabad. And apart from planning, executing, operating, and maintenance of hydroelectric power projects, it also explores new sites. And now it has also been carrying out businesses in wind and tidal wave projects. So the next topic is South Korea's vacation visa. This topic is important for your international relations. So South Korea has recently introduced a new visa for foreigners, which would allow them to visit the country on a working holiday or vacation. So this is kind of a digital nomad visa, which would allow foreign nationals to visit South Korea on a working holiday. So foreign nationals with an annual income which is twice as much as South Korea's per capita gross national income will be eligible to apply for this visa. They will be this visa will be given to those who have a work experience for over 1 year and they are eligible for remote work. They should have a medical insurance, and this visa would be applicable for only 1 year and renewable for up to 2 years. And remember, they cannot be hired by any company in South Korea during their stay. So the next topic is Prerna program. This topic is important for your governance section. So Department of School Education and Literacy have launched this Prerna, which is an experiential learning program, which is driven by a strong commitment to integrate principles of Indian education system and the philosophy of value-based education. So it is kind of a week-long residential program for selected students of class 9 to 12. So a batch of 20 students would be selected and the curriculum for them would be decided by IIT Gandhinagar. So day-wise program would be there, which would feature yoga, mindfulness, meditation sessions, experiential learning, thematic sessions, and other learning activities. So how these students would be selected? So they can register themselves through the portal and they can also join the selection procedure conducted at school or block level on the designated Prerna Utsav days. Okay. So the next topic is Kai Chutney. This topic is important for your environment section. Recently, Simlipal Kai Chutney, which is made with red weaver ants by the tribal people of Odisha, so Odisha's Mayurbhanj district, have received this geographical identity tag. So Simlipal Kai Chutney has healing properties. It is made from red weaver ants, and many indigenous tribes of Mayurbhanj district have collect this Kai pimpudi, which is red weaver ant, to make this chutney. And scientists have found that these chutney has various health benefits. It can also boost the immune system and prevent diseases. Tribal healers also prepare a medicinal oil out of them, and it is also used as a body oil. So red weaver ants are indigenous to Mayurbhanj and they are found in abundance in the jungles of every block area of the district, including in the Simlipal Tiger Reserve. So these ants mostly lodge in trees like mango, sal, jambu, and jackfruit. And these Kai families consist of three category of members: workers, major workers, and the queens. Okay. So the next topic is wetland city accreditation. This topic is again important for your environment section. So Ministry of Environment has submitted 3 nominations from India for wetland city accreditation. That is Indore, Bhopal, and Udaipur under the Ramsar Convention on Wetlands. So wetland city accreditation belongs to the Ramsar Convention. During COP12, it was launched in 2015. So it recognizes cities which have taken exceptional steps to safeguard their urban wetlands, and it also recognizes the importance of wetlands in urban and peri-urban environments. This voluntary scheme provides an opportunity for cities which value their natural or human-made wetlands, and they should have sustainable socio-economic benefits for local population also. As of now, since COP13, 43 cities from 17 countries have been officially recognized as wetland cities. So the 3 nominated cities from India include Indore, which has Sirpur Lake, Bhopal, which has Bhuj wetland, and Udaipur has 5 major wetlands: Pichola, Fateh Sagar, Rang Sagar, Swarup Sagar, and Doodh Talai. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.